प्रधानमंत्री आज मंदिर भी गए। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा में स्थित ओगढ़नाथ मंदिर के भी दर्शन किए और यह मंदिर चुनावों में बड़ा अहम माना जाता है। बनासकांठा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर इस मंदिर का बहुत प्रभाव है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यहां जाना बीजेपी को काफी फायदा दिला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी एक रैली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया है और यह कहा है कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि यह भारत तोड़ो यात्रा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाना ही जानती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके आज के रोड शो की। કોંગ્રેસ જ્યારે ઈવીએમ ને કોસવાનું ચાલુ કરે એમ કે ઈવીએમ માં ગડબડ છે, ઈવીએમ ને રહી જાય તાર આમ કરજો, ઈવીએમ એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે અને કોંગ્રેસે મતદાન પતે પહેલા ચાલુ કરી દીધું कि ईवीएम 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 ईवीएम। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात के हिम्मतनगर में थे, जहां उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। उनके रोड शो के दौरान उन्होंने पंजाब के लोगों के बिजली के बिल सड़कों पर फेंकने शुरू कर दिए और कहा कि गुजरात के लोग अगर चाहते हैं कि उनका बिजली का बिल भी जीरो आए तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना वोट दें। काम कर देना, आप पढ़ के सुना देना सर, कितना कितना बिल है, टोटल कितना है, नीचे जीरो है, जीरो जीरो, ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ, कहाँ का बिल है, कौन से जिले का, पंजाब का है, आपने जिला कोटकपुरा, कोटकपुरा, जहाँ से हमारे पंजाब के विधानसभा के स्पीकर एमएलए हैं, कोटकपुरा जीरो। ये रख लेना भाई साहब, भाजपा वालों को दिखा देना, बहुत बड़े हैं मेरे पास, ये दिखा देना उनको। हम हवा में बात नहीं करते, हम काम करते हैं, दिखा देना उनको जिन्होंने अभी 2.5 यूनिट महंगी की है बिजली गुजरात की, 1 मार्च से आपका बिल जीरो आएगा भाई साहब। अब बड़ी बात यह है कि गुजरात के जो लोग हैं वो बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, पैसा कमाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं गुजराती। अब वो आम आदमी पार्टी के इस झांसे में आएंगे या नहीं, इस लुभावने ऑफर को वो स्वीकार करते हैं या नहीं, ये इस चुनाव में पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि क्या आम आदमी पार्टी, पंजाब में उनके लिए काफी आसान रहा, दिल्ली में भी उनके लिए काफी आसान रहा, लेकिन क्या गुजरात की राजनीति में प्रवेश करना उनके लिए इतना ही आसान होगा? और क्या गुजरात के लोग दिल्ली के वोटर से अलग हैं? क्या गुजरात के वोटर पंजाब के वोटर से अलग हैं? या फिर गुजरात के वोटर भी इस फ्री के माल के चक्कर में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि अग्नि परीक्षा है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की बल्कि गुजरात के वोटर्स की भी ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जाएगी। अब देखिए, तो हमने आपको तीनों की रणनीति बता दी है। अब आंकड़े क्या कहते हैं? पहले चरण की वोटिंग में 7% की गिरावट के बाद अब सभी पार्टियों की नजर दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग पर है। दूसरे चरण में कुल मिलाकर 93 सीटों पर चुनाव होना है। वर्ष 2017 में बीजेपी ने इन्हीं 93 सीटों में से 51 सीटें जीती थी और उसका वोट प्रतिशत लगभग 49% था। कांग्रेस ने इन्हीं सीटों में से 39 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर था लगभग 41%। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। बड़ी बात यह है कि 2017 के चुनाव में पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग हुई थी। उस समय पहले चरण में लगभग 67% वोट डाले गए थे, जबकि दूसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज था लगभग 70%। अब अगर इस बार भी ऐसा होता है, यानी पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग होती है, तो इससे बीजेपी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इसे आप कुछ और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कर सकते हैं।
गुजरात का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, हमने आज उसको स्टडी किया है। पिछले 25 साल में यह पैटर्न क्या कहता है। वहां सत्ता परिवर्तन तब होता है जब वोटिंग परसेंटेज में 13% से ज्यादा की वृद्धि होती है। 13% का जंप जब आता है वोटिंग परसेंटेज में। गुजरात में आखिरी बार सत्ता परिवर्तन हुआ था वर्ष 1995 में, जब बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई थी। और बड़ी बात यह है कि यह सत्ता परिवर्तन इसलिए हुआ था क्योंकि तब पिछले चुनाव के मुकाबले गुजरात में 13% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। यह एक बड़ी बात है। 1995 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब वोटिंग परसेंटेज में इतना बड़ा जंप आया हो। और इसलिए गुजरात में 2 दशकों से कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और वहां लगातार बीजेपी की सरकार है। यानी इससे यह पता चलता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहे या उसमें 2 से 3% का मामूली उतार चढ़ाव होता भी रहे तो इसमें बीजेपी के लिए खतरे की कोई बात नहीं है। बीजेपी के लिए खतरा तब होता जब वोटिंग परसेंटेज 7% कम होने की बजाय 7% बढ़ जाती, तब बीजेपी को सोचने की जरूरत थी। नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी राज्य में जब वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचता है तो उसके दिमाग में 2 बातें होती हैं। वोटर बड़ी संख्या में उत्साह के साथ क्यों बाहर निकलता है? पहली बात, या तो वो किसी पार्टी को यानी सरकार को हटाने के लिए वोट करता है या फिर वो किसी दूसरी पार्टी को बचाने के लिए वोट करता है। यानी या तो सरकार को हटाना है उसे या फिर सरकार को बचाना है। दोनों कारणों से वो वोट करने के लिए बाहर निकलता है। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि गुजरात के ज्यादातर लोग बीजेपी को हटाने के मूड में नहीं है। इसलिए हटाने के लिए जो उत्साह चाहिए होता है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, बदलाव का वो उत्साह गुजरात के वोटर में दिख नहीं रहा और इसीलिए पहले के मुकाबले कम लोगों ने वोट डाला। और आज वो शायद ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी आसानी से जीत ही जाएगी, इसलिए वो बीजेपी को बचाने के लिए भी पोलिंग बूथ तक शायद नहीं जा रहे हैं। यानी दोनों तरीके से अब आप समझ लीजिए, उन्हें बदलाव नहीं चाहिए इसलिए वो बदलाव वाला उत्साह नहीं दिख रहा है और बीजेपी उन्हें खतरे में भी नहीं दिख रही कि वो बीजेपी को बचाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलें, वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए पहले चरण में इतनी कम वोटिंग हुई है। 2002 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब बीजेपी ने 127 सीटें जीती हो। यानी 2002 के गोधरा कांड ने बीजेपी के लिए एक गोंद की तरह काम किया, जिसकी वजह से वो गुजरात की सत्ता से लगातार चिपकी रही। और इसके बाद हम ये नहीं कह रहे बीजेपी ने काम भी अच्छा किया होगा, विकास किया होगा, क्योंकि फिर उस लीड को मेंटेन करना भी आसान काम नहीं होता। वर्ष 1962 से लेकर 2017 के बीच गुजरात में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब वहां चुनावों में 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई और यह बात है वर्ष 2012 के चुनाव की। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी चुनाव था, क्योंकि 2014 में फिर वो प्रधानमंत्री बन गए थे। और बड़ी बात यह है कि उस समय गुजरात में वोटिंग परसेंटेज में 10% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी को 115 सीटें जिताने में ही कामयाब हुए थे। अब आपको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की स्थिति के बारे में भी जान लेना चाहिए। 1995 से 2017 के बीच कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 2017 में, जब उसने सबसे ज्यादा 77 सीटें जीती और उसका वोट शेयर सबसे ज्यादा 41.5% रहा। यह कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस था। हालांकि कांग्रेस के इस अच्छे प्रदर्शन की वजह थी पाटीदार आंदोलन, उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत फायदा मिला। एक और बात, पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस का औसत वोट शेयर 40% के आसपास रहा है, जबकि बीजेपी का औसत वोट शेयर 49% के आसपास रहा है। यानी ये जो 9% का अंतर है, इसी अंतर ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता में बनाकर रखा है। लेकिन इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी आ गई है। 2017 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी उस समय सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी, नेट प्रैक्टिस के लिए आई थी, देख रही थी कि गुजरात का जो चुनावी मैदान है वो कैसा है, पिच कैसा है, कैसी कंडीशन है, वहां पर बॉल कैसी आती है। तो वो बस एक प्रैक्टिस के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे कि यहां क्या है। देखकर चले गए, क्योंकि उन्हें उस समय उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए उनके सारे खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात की 182 में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी इस बार गंभीरता से चुनाव लड़ रही है
तैयारी के साथ इस बार आई है और अब वो गुजरात की पिच को समझ चुकी है, गुजरात की जो कंडीशंस हैं उनको समझ चुकी है, गुजरात की उस पिच पर बॉल कैसी आती है और कैसे स्विंग होती है, वो सब आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इस बार वो तैयारी के साथ उतरे हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि गुजरात के बाकी के समीकरण पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। गुजरात में हिंदू आबादी लगभग 89% है और मुस्लिम आबादी है 10%। अब तक गुजरात में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के सभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मुस्लिम आबादी के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं। यानी आप यह मानकर चलिए कि गुजरात का जो मुसलमान है वो कांग्रेस का कट्टर समर्थक है, वो कांग्रेस को ही वोट देता है चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस को गुजरात में मुसलमानों के औसतन 70% तक वोट मिलते हैं। तो आप ये मान लीजिए गुजरात का जो वोटर है जो 10% है उसका 70% वोट कांग्रेस को मिलता है, जबकि औसतन 20 से 25% मुसलमानों के वोट अब बीजेपी को मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं मिल रहा, लगभग 20-25% वोट मुसलमानों के अब बीजेपी को भी मिल रहे हैं। ये बीजेपी के ये मुसलमान वोटर हैं जो मोदी को अपना भाईजान मानते हैं और वो मोदी भाईजान को अपना वोट देने लगे। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। ओवैसी की पार्टी गुजरात की उन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं और उसकी नजर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसमें मुसलमानों के 70% वोट इस समय जमा है। यानी कांग्रेस के लिए चुनौती इस बार ज्यादा है, लेकिन यह चुनौती होगी सिर्फ 13 चुनावी क्षेत्रों में 13 सीटों पर। और अगर वो सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं करते तो उन्हें जेल में टॉर्चर किया जाएगा, उन्हें जेल में परेशान किया जाएगा और उन सब के नाम अभी आपने स्क्रीन पर देख लिए। इनमें रिंकू नाम का जो कैदी सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था, जिसे आम आदमी पार्टी के लोग फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे और इसे फिजियोथेरेपी बता रहे थे, वो असल में एक रेपिस्ट है और उसने भी ठीक यही आरोप लगाया है। इसके अलावा मनीष नाम का जो कैदी सत्येंद्र जैन को उनके सेल में बाहर से खाना लाकर दे रहा है, उनके फल काट कर दे रहा है, उस पर भी एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप है और उसका भी यही कहना है कि जेल अधिकारियों ने उससे यह कहा था कि अगर वो सत्येंद्र जैन के सेल की साफ सफाई करता है और दूसरे काम करता रहेगा तो उसे पैसे के साथ साथ जेल से बाहर निकलने में भी मदद की जाएगी। 31 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जेल भेजा गया, तब से लेकर उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनसे लगातार कई बार मिलने के लिए आई और इस दौरान उनकी पत्नी के लिए कई बार उनकी पत्नी उनके लिए घर का बना हुआ खाना लाती रही और इन मुलाकातों के दौरान किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। 16 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में अपनी पत्नी और बेटी से 8 बार मिले और हर बार यह मुलाकात जेल के ऐसे परिसर में होती थी जहां कैदियों या उनके परिवारों के जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन जेल प्रशासन इस दौरान सत्येंद्र जैन पर पूरी तरह मेहरबान था